हेलो एवरीवन। देखिए आज हम मांग की लोच को मापने की विधियां लेकर आए हैं। इसके लिए देखिए 4 विधियां इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली है टोटल आउटले मेथड, जिसको कुल व्यय रीति भी कहते हैं। दूसरी है पॉइंट मेथड या बिंदु विधि, को आर्क मेथड भी कहते हैं। उसके बाद है परसेंटेज मेथड यानी प्रतिशत विधि, और एक है ढाल विधि। आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो कुल व्यय रीति यानी टोटल आउटले मेथड है। तो चलिए शुरू करते। देखिए टोटल आउटले मेथड को कुल व्यय रीति भी कहा जाता है, इसे इकाई रीति भी कहा जाता है। इसे मार्शल ने प्रतिपादित किया था। मार्शल के अनुसार जो हमारा वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसके कारण वस्तु की खरीदी गई मात्रा और उस पर जो खर्चा किया जाता है उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसकी तुलना करके ज्ञात किया जाता है कि मांग की लोच इकाई के बराबर है, इकाई से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारा क्या है कि हमारी इकाई के बराबर लोच, और हम जानते हैं इकाई के बराबर लोच जो होती है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि यदि मूल्य में परिवर्तन होने के बाद भी वस्तु पर व्यय किए जाने वाली राशि अनचेंज रहती है, अपरिवर्तित रहती है, यानी कि मूल्य के बढ़ जाने पर मांग उसी अनुपात में कम हो जाती है और मूल्य घट जाने पर मांग उसी अनुपात में बढ़ जाती है, जिससे कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर कहलाती है। अब जैसे देखिए यहाँ पर दे रखा है कि वस्तु का मूल्य कितना है, 6 है, और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा 200 है। तो कितना खर्चा हुआ, 6 इंटू 200 कितने हुए, 1200। ये मेन स्थिति है। अब देखिए वस्तु का मूल्य क्या है, कम हो के 4 हो गया, तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर 300 हो गई, जिससे अगर हम खर्चा देखें तो फिर से 1200 है। अब क्या हुआ, वस्तु का मूल्य बढ़ गया, पहले 6 था, अब क्या हुआ 8 हो गया, तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घटकर 150 रह गई, जिसकी कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारा 1200 आ गया। यानी कि देखिए तीनों बार हमारा जो खर्चा है, कुल व्यय है, वो अनचेंज रहा। तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो व्यय है वो अपरिवर्तित है। नेक्स्ट है मांग की लोच इकाई से अधिक, यानी जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, तब हमारी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। क्या कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के बाद भी कुल व्यय में कमी हो जाए या वस्तु के मूल्य में कमी होने से कुल व्यय में वृद्धि हो जाए, तो ये इकाई से अधिक की लोच की स्थिति कहलाती है। देखिए इसको देख लेते हैं। वस्तु का मूल्य पहले 6 था, तो उसकी मांगे जाने वाली मात्रा 200 थी, तो कुल व्यय कितना हो गया, 1200। ये इसकी पहली कंडीशन है। उसके बाद वस्तु का मूल्य घट गया, तो वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा बढ़कर हो गई 400, तो खर्चा कितना हो गया, 1600, यानी बढ़ गया। वस्तु का मूल्य कम हुआ तो उसका व्यय बढ़ गया, जबकि हमारा प्राइस कम हुआ है। अब जब प्राइस हमारा बढ़ गया, 8 हो गया, तो उसकी मांगे जाने वाली मात्रा 100 हो गई, तो कुल व्यय हमारा घट गया। तो ये वाली जब कंडीशन होती है कि जब हमारी वस्तु की कीमत घट रही है तब तो हमारा खर्चा बढ़ जाता है, और जब हमारी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तब हमारा खर्चा घट जाता है, तो इसको हम अत्यधिक लोचदार की स्थिति कहते हैं, यानी कि ये हमारी जो मांग है ये अधिक लोचदार है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्थिति है मांग की लोच इकाई से कम, यानी कि बेलोचदार। इसमें जो हमारी ईडी है वो लेस देन 1 होती है। इसमें क्या कह रहे हैं, जब वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय कम हो जाता है और कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, तो उसे बेलोच की स्थिति कहते हैं या कम लोच की स्थिति कहते हैं। देखते हैं इसको। जैसे देखिए वस्तु का मूल्य 6 है, मांगे जाने वाली मात्रा 200 है, तो कुल खर्चा कितना हो गया, 1200। उसके बाद देखिए जब वस्तु का मूल्य घट गया तो मांगे जाने वाली मात्रा बढ़कर हो गई 225, तो खर्चा कितना हो गया, 900। कीमत कम हो रही है तो खर्चा भी कम हो रहा है। अब कीमत जब बढ़ के 8 हो गई तो मांगे जाने वाली मात्रा 180 हो गई, खर्चा बढ़ के हमारा 1440 हो गया।
यानी कि अगर कीमत कम हो रही है तो खर्चा भी कम हो रहा है, और कीमत बढ़ रही है तो खर्चा भी बढ़ रहा है। तो इसको हम बेलोचदार की स्थिति कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम एक डायग्राम पर अगर देखेंगे तो देखिए ये हमारा डायग्राम है। देखिए जब ये नीचे से ऊपर को जाएगा तब हमारी कैसी लोच है, ये हमारी बेलोचदार की स्थिति है या कम लोच की स्थिति है। बीच में हमारी कैसी है, ये हमारी समान लोचदार की स्थिति है। और जो हमारा ऊपर जाएगा ये अत्यधिक लोचदार की स्थिति है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कीमत हमारी OP4, ये 4 है पहले, 4 से गिरकर 3 हो जाती है, तब हमारा कुल व्यय बढ़ जाता है और हमारी कैसी लोच हो जाती है, अत्यधिक लोचदार। ठीक है। और जब हमारा कीमत और जब हमारी कीमत OP2 से गिरकर OP1 हो जाती है तो कुल व्यय कैसा होता है, कुल व्यय घट जाता है, यानी बेलोचदार की स्थिति हो गई। नेक्स्ट क्या है, जब कीमत OP2 से OP3 के बीच में रहती है तो कुल लागत जो हमारी है वो समान रहती है, यानी इलास्टिसिटी इक्वल रहती है, इक्वल टू 1 रहती है। तो देखिए ये हमारा टोटल आउटले मेथड यानी कुल व्यय रीति थी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।